IRFC के शेयर की तूफानी तेजी देखकर अगर आपको फोमो महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा सा शांति रखिए, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में अभी आगे भी काफ़ी बड़ी तेजी आ सकती है। उस तेजी के अंदर ये स्टॉक यहाँ से भी डबल होने की क्षमता रखता है। जी हाँ, यहाँ से भी डबल होने की क्षमता रखता है। उसके पीछे काफ़ी सारे ठोस कारण हैं। और अगर आपने ये शेयर अभी नहीं लिया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपके काफ़ी कुछ डाउट क्लियर होने वाले हैं। और अगर आपने शेयर को अभी ख़रीदा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे आपको इस कंपनी में करना क्या है। और ये बात तो खैर सच है, जिन लोगों ने IRFC को आज से 3-4 महीने पहले लिया था उन लोगों का पैसा काफ़ी अच्छा बन रहा है, क्योंकि उनका बाइंग प्राइस काफ़ी लोअर प्राइस पर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अब ये डिस्कस करने वाला हूँ किन कारणों से और किस तरीके से इस कंपनी के अंदर हम अपना पैसा बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में हमारा कितना पैसा बन सकता है, और अगर हमें लॉन्ग टर्म में इस शेयर के अंदर एक अच्छा मुनाफा बनाना है तो हमें कितने टाइम इसके अंदर वेट करना है और क्या टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है। क्योंकि सच बात ये है कि इस सेक्टर को लेकर बाजार के अंदर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माहौल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। IRFC का दूसरा नाम आप जानते हैं, वो नाम है इंडियन रेलवे बोरोइंग आर्म। कहने का मतलब IRFC का काम ही ये है कि इंडियन रेलवे को अपना कैपेक्स करने के लिए जो भी पैसा चाहिए वो IRFC के माध्यम से इंडियन रेलवे को आना है। और जिस हिसाब से इंडियन रेलवे इस समय कैपेक्स कर रही है तो वो तो सीधा सीधा ये बता रहा है कि IRFC को फंड करने के लिए यहाँ पर पैसा भी भरपूर चाहिए और कंपनी के आने वाले समय में ग्रोथ भी यहाँ पर ज़बरदस्त बनी रहेगी। क्योंकि अगर आप देखें इस साल के अंदर भी रेलवे जो है लगभग 60,000 वैगन, फ्रेट वैगन का एक ऑर्डर लाने जा रहा है। और रेलवे के पास इस साल का भी अगर हम बजट देखें तो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट है। अब रेलवे उस बजट को जो लेकर बैठा हुआ है, रेलवे उसके अंदर देखा जाए तो ट्रैक का भी एक्सपेंशन कर रहा है, नई नई ट्रेन भी खरीद रहा है, अगर फ्रेट कॉरिडोर्स भी बना रहा है, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन जो हैं उनको डेवलपमेंट कर रहा है स्टेशंस का। और यहाँ पर रेलवे जो है सिग्नल सिस्टम्स को सुधार रहा है। मतलब रेलवे जिस भी तरीके से अपना पैसा खर्च कर सकता है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर जो है रेलवे को जिस भी तरीके से बढ़ा सकता है, वो सभी रेलवे इस समय स्टेप्स ले रहा है। अब उन सभी स्टेप्स के लिए रेलवे को पैसे की ज़रूरत है। अब IRFC एक देखा जाए तो मोनोपोली वाला बिजनेस है और IRFC का काम ही रेलवे को पैसा देने का है। तो IRFC को तो देखा देखा इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिल रहा है। और इरकॉन और RVNL जैसी कंपनियां भी IRFC से पैसा लेती हैं। साथ ही साथ जो और कंपनियां भी हैं जिनको रेलवे के अंदर जो है रोलिंग स्टॉक्स खरीदने हैं या किसी भी तरीके की एसेट्स जो है लीज पर लेनी है, तो वो सब चीज़ें उनको IRFC के माध्यम से ही करनी होंगी। और अगर हम IRFC के बिजनेस के अंदर जाकर भी देखें तो हमें पता लगता है कि IRFC की जो इनकम है उसके अंदर जो लीज इनकम है उसका लगभग 68% पार्ट जो है ओवरऑल इनकम में से लीज इनकम से आ रहा है। और इंटरेस्ट इनकम जो है जो ब्याज से आए हैं वो कंपनी को लगभग 7547 करोड़ रुपए की FY23 के अंदर आई है, जो कि लगभग ये बता रही है कि कंपनी को यहाँ पर जो है 32% की इनकम जो है इंटरेस्ट इनकम से आ रही है। और अगर हम रोलिंग स्टॉक के अंदर भी बात करें तो इस समय मैं आपको दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट बताता हूँ जो कि इस कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए कितने बेनिफिशियरी हैं। रेलवे 60,000 फ्रेट वैगन का प्रोक्योरमेंट करने जा रहा है इस साल। 60,000 नए वैगन खरीदेगा रेलवे, जो कि वो अपनी फ्लीट में शामिल करेगा। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी देखें तो रेलवे का 240 वंदे भारत ट्रेन को खरीदने का भी प्रोजेक्ट है। वो भी कहीं ना कहीं फंडिंग करनी पड़ेगी, अगर ट्रेन खरीदनी है तो वो भी पैसा कहीं से आएगा। तो IRFC के लिए तो अभी शॉर्ट टर्म में भी देखें तो ये लगभग 50-60 हज़ार करोड़ रुपए के तो एक ऐसे ऑर्डर हैं जो इस कंपनी के लिए आने वाले समय में इनकी बैलेंस शीट में आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो IRFC के लिए तो आने वाले 2-3 सालों के हिसाब से भी लगभग 50-1 हज़ार करोड़ रुपए की तो ये मार्केट नई खुलती हुई दिखाई दे रही है। और अदर तरीके से तो जो कंपनी को जो रेलवे के अंदर जो कैपेक्स उसका जो भी फायदा मिलेगा वो चीज़ कंपनी के लिए अलग है। और अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस में भी जाके देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले 2-2.5 सालों से जो आ रही है
वो यही बता रही है कि कंपनी के अंदर अब अप ट्रेंड आगे रहने की और उम्मीद है। और अगर हम बात करें कि जो शेयर प्राइस में ये जो तेज़ी आई है उसका कारण है कंपनी का अंडर वैल्यूड होना। फिनेंशियल सेक्टर के अंदर आप देखें तो कहीं भी इस समय कोई खास तेज़ी नहीं है, जो भी तेज़ी बनी है वो पिछले 3 महीने से ही बनी है। तो जाहिर सी बात है अगर जो पहले इंफ्रा स्टॉक्स में तेज़ी आई तो फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर हैं उनमें तेज़ी आएगी। तो IRFC के शेयर में तेज़ी आने का कारण भी यही है कि पहले इंफ्रा स्टॉक्स चले, फिर उसके बाद IRFC के शेयर में वो तेज़ी आई, और ये तेज़ी अब आगे बनी रहने की उम्मीद ये है, वो है कंपनी के फिनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मैंने आपको समझाए हैं, थोड़ा सा आप कंपनी के फिनेंशियल्स पर नज़र डालकर देखिए। FY22 के अंदर ये जो कंपनी को जो आय आ रही थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हम कह सकते हैं, कंपनी के जो ऑपरेशन जो कंपनी को रेवेन्यू आ रहा था वो लगभग 20,298 करोड़ रुपए का था। उस पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,089 करोड़ रुपए का था। और मार्जिन की बात करें, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें, सब कुछ काट पीटने के बाद इस कंपनी का 30% का मार्जिन था FY22 के अंदर, क्योंकि उस समय इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम थे, तो कंपनी को उसका भरपूर फायदा मिल रहा था। और उस समय कंपनी का EPS लगभग 4 रुपये 66 पैसे के पास था कंपनी का EPS। अब अगर हम बात करें FY23 के अंदर, कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई। 23,891 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर दर्ज होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता है, 6,337 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट होता है, जबकि शेयर प्राइस में वो तेज़ी नहीं आती है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि क्या उसके अंदर कारण रहा। और EPS बढ़कर 4 रुपये 88 पैसे हो जाता है। ब्याज दरें बढ़ने के कारण यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन पर थोड़ा इम्पैक्ट आया है, वो मार्जिन जो है घटकर लगभग 26.5% हुआ है। अब अगर हम Q1 FY24 के अंदर बात करें तो कंपनी की इस क्वार्टर की जो सेल है वो लगभग 6669 करोड़ रुपए की है, वो भी देखा जाए तो काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग 1560 करोड़ रुपए के आसपास है। पर कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट बढ़े उसके अंदर थोड़ा मार्जिन यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम रहे, लगभग 23% का मार्जिन है। अब जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट का टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सेक्टर में आगे सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है, कंपनी के लिए जो पॉजिटिव हेडविंड्स हैं, तो ये कंपनी FY24 के अंदर लगभग जो है 6600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज कर सकती है। कहने का ये है कि ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 5 रुपए का EPS यहाँ पर दर्ज करेगी और लगभग 38 रुपए तक की उसकी बुक वैल्यू होगी। और उस पर कंपनी को जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। तो बाजार इस समय कंपनी को लगभग प्राइस टू बुक जो है वो 2 का मल्टीपल दे रहा है। जिस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस अगर हम देखें तो 76 से 77 रुपये के आसपास होना चाहिए, और 70 रुपीज़ का इस समय कंपनी का शेयर प्राइस है। यहाँ से और कंपनी के शेयर में 6-7 रुपये की तेज़ी ये दिखाई दे रही है। पर अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके देखें और अगर आप समझें कि फिनेंशियल सेक्टर के अंदर जो वैल्यूएशन आगे बढ़ने हैं इंटरेस्ट रेट घटने के बाद और साथ ही साथ ग्रोथ के दम पर, तो उस केस में तो जो ये कंपनी है, दरअसल ये कंपनी अगर आप देखें तो ग्रॉस डेब्ट के हिसाब से जो है कंपनी के पास नील NPA है। इस कंपनी का कहीं भी कोई पैसा नहीं मरा हुआ, क्योंकि कंपनी ज़्यादातर सरकारी कंपनियों को ही पैसे दे रही है। तो इस एसेट क्वालिटी की कंपनी को आप खुद सोच कर देखिए कि प्राइस टू बुक क्या 2 के हिसाब से मिलना चाहिए। इस कंपनी का प्राइस टू बुक अगर यहाँ पर 4 का भी मल्टीपल हो तो अब भी आप इसको अनफेयर नहीं कह सकते। हम तो फिर भी इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी को उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 2.5 का भी मल्टीपल मिले, और जिस हिसाब से कंपनी की इस साल की बुक वैल्यू मैं आपको 38 रुपये की बता रहा हूँ, तो 2.5 के हिसाब से भी इस कंपनी का शेयर प्राइस 95 रुपये तक आपको दिखाई दे सकता है। पर उसको मार्केट को उसको थोड़ा सा कंसीडर करने में टाइम लगता है। और यहीं अगर आप इस कंपनी को थोड़ा 1.5 साल का और समय दे दें और आप इसके अंदर सिटिंग करें, तो आप देखिएगा कि ये कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखा रही है और जो सेक्टर जो बता रहा है, ये कंपनी आने वाले समय के अंदर लगभग 8,500 करोड़ रुपए तक का भी प्रॉफिट दिखा सकती है और अपने EPS को 6.5 रुपये के आसपास ले जा सकती है। पर उसके लिए कंपनी को थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। और उस केस सिनेरियो में आप इस कंपनी को प्राइस टू बुक के हिसाब से 4 के मल्टीपल पर भी देख सकते हैं। अगर हम एज्यूम करें उस समय कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू जो है लगभग 45 रुपये के आसपास आएगी, जिस हिसाब से EPS कंपनी का पास्ट के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कंपनी 4 के मल्टीपल के हिसाब से लगभग 180 रुपये के टारगेट के हिसाब से इस कंपनी में आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं।
पर सारी बातों के पीछे एक ही चीज़ है कि मार्केट का टाइम वाइज चीज़ों को एज्यूम करके वो वैल्यूएशन क्रिएट करना, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। क्योंकि किसी समय 30 रुपये का भी शेयर था, आज से 3-4 महीने पहले, उस समय आप लोगों को ये शेयर जो है फाइनेंस सेक्टर की वजह से थोड़ा सा कम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही है कि आप इस कंपनी के अंदर अगर आपको कोई यहाँ से 10-15% की करेक्शन दिखाई दे और शेयर आपको 57 से 60 रुपीज़ की रेंज में वापस दिखाई दे, तो आप इसको लेने की चेष्टा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और शॉर्ट टर्म में भी आपका कुछ ना कुछ इसके अंदर पैसा ज़रूर बन सकता है अगर मार्केट इसकी वैल्यू को बढ़ाती है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस समय रेलवे स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो स्टॉक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।